हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि पिछले वीडियो में हम सब ने अल्फ़ाबेट 1 को कवर किया था, ठीक है। और आज हम सब ग्लोसरी के अल्फ़ाबेट बी में जितने भी टर्म आते हैं उनको कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट जून 2026 के लिए ओनली 120 डेज बचे हैं और इसी में हमें तैयारी करनी है। और आप जानते हैं कि अब पेपर जो है वो पहले जैसा नहीं रह गया है। 2025 से पैटर्न जो है वो बिल्कुल बदल चुका है, तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, बिल्कुल नए तरीके से। सो मैं कहूँगी कि आप लोग ग्लोसरी को ज़रूर पढ़िए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इस बार बहुत सारे टर्म है जो पूछा है, जो बिल्कुल नए नए थे मेरे लिए और आप सबके लिए भी होंगे। सो आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में मैंने ग्लोसरी के ए अल्फ़ाबेट में जितने भी टर्म आते हैं उन सबको एक्सप्लेन किया है। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकता है। और आज हम सब क्या करेंगे कि ग्लोसरी के बी अल्फ़ाबेट में जितने भी टर्म आते हैं उनको कवर करेंगे। ऐसे ही हम कर देंगे और हम अल्फ़ाबेट जेड तक क्या करेंगे, सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे ताकि हमारे एग्जाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम उसको कर सकें। और एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए हमें डीप में ही पढ़ना होगा। अगर हम सोचेंगे कि बस चलो डेफिनेशन जान ले तो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कौन से वर्क आते हैं, जैसे कि अब पूछ दे रहा है कि ट्रेजिक कॉमेडी में कौन से वर्क आते हैं, डिस्टोपियन नॉवेल कौन सा है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है। टोपोग्राफिकल पोएट्री पूछ दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और हर बार आप आएंगे क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। सो चलिए देखते हैं कि बी टर्म में क्या क्या आ जाएंगे। सो हमारे टर्म क्या है बी से, लेट्स सी। सो फर्स्ट टर्म इज बैलेड। बैलेड को हम पॉप और ट्रेडिशनल बैलेड भी कहते हैं। बैलेड होता क्या है, जब हम ओरली कोई स्टोरी गा गा के सुनाते हैं तो उसको हम बैलेड कहते हैं, ओके। जैसे कि थॉमस पर्सी का रिलेक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री जो है एक बैलेड है। उसके बाद जी.ए. बर्गर का लेनोर 1774 एक बैलेड था। कॉलरिज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एक बैलेड है। किट्स का ला बेले डेम्सन्स मर्सी जो है ये भी एक बैलेड है। सो अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, बार्ड। बार्ड तो आप सभी जानते होंगे कि जो भी प्रोफेशनल पोएट होते थे उनको हम बार्ड बोलते थे। जैसे शेक्सपियर को क्या बोलते हैं, शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ हैं, उनको बार्ड ऑफ राइडल माउंट बोलते हैं। रॉबर्ट बर्न्स को द बार्ड ऑफ आयरशायर बोलते हैं। बार्ड मतलब जो प्रोफेशनल पोएट हैं, ठीक। सो नेक्स्ट टर्म इज बैथोस। बैथोस मतलब होता है डेप्थ, ठीक है। जब हम सीरियस चीजों से कॉमिक की तरफ चले जाते हैं तो उसको हम बैथोस कहते थे। इसको दिया किसने था, तो इस टर्म को देने वाले अलेक्जेंडर पॉप थे। और अलेक्जेंडर पॉप ने किसकी पैरोडी की थी, तो अलेक्जेंडर पॉप ने लॉन्जाइनस के ऑन द सबलाइन की पैरोडी की थी और उसी में इन्होंने एक टर्म को दिया था बैथोस। और अलेक्जेंडर पॉप का कौन सा वर्क था, तो अलेक्जेंडर पॉप का वर्क था ऑन बैथोस जो आया था 1727 में, ओके। सो नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं अब। सो द नेक्स्ट टर्म इज ब्लैक आर्ट मूवमेंट। ब्लैक आर्ट मूवमेंट को शॉर्ट में बैम भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट था जो 1960 में आया था, ठीक है। ब्लैक आर्ट मूवमेंट किससे एसोसिएट था, तो ब्लैक आर्ट मूवमेंट एसोसिएट था ब्लैक पावर मूवमेंट से। ये क्वेश्चन बन सकता है, आपका दे देगा सोशलिज्म में दे दे या 4 लाइन दे दे या कुछ भी कर सकता है कि ब्लैक आर्ट मूवमेंट किससे एसोसिएट था, तो ब्लैक पावर मूवमेंट से था, ठीक है। एक राइटर है जिनका नाम लैरी नील है, इन्होंने एक एस्से लिखा था द ब्लैक आर्ट मूवमेंट। कब लिखा, 1968 में, जिसमें एक फेमस लाइन आती है कि द ब्लैक आर्ट इज द एस्थेटिक सिस्टर ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट। कैसे सिस्टर, एस्थेटिक सिस्टर किसकी, ब्लैक पावर मूवमेंट की। बैम को किसने फाउंड किया था, तो बैम को फाउंड करने वाले अमीरी बराका थे, ठीक है। किस वर्क में, डच मैन इनका एक वर्क है, ठीक है, उसमें इन्होंने फाउंड किया था। और अमीरी बराका ने एक स्कूल को भी फाउंड किया था जिसका नाम है ब्लैक आर्ट रेफ्ट्री स्कूल, ठीक है। कब फाउंड किया, 1965 में, ठीक। और कौन कौन से राइटर हैं जो आपके ब्लैक आर्ट मूवमेंट में आ जाते हैं, सो दीज आर द राइटर। कौन है, इथार्ज नाइट, ओके, सोनिया सैंचेज, हाकी मधुबुती, निकी क्वानी, जॉन अल्फ्रेड विलियम, पॉल कार्टर, ठीक। ये सारी चीजें आपकी ब्लैक आर्ट मूवमेंट के बारे में है जो इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको अपने नोट में लिख सकते हैं, ये जरूर काम आएगा, इसको लिख लीजिएगा, ओके। ऑटोबायोग्राफी तो आप सबको पता होगा कि किसको कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी जब हम खुद की स्टोरी लिखते हैं, खुद की जिंदगी की कहानी जब लिखते हैं तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। कुछ फेमस ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। जीन जैकस रोसियो का कन्फेशन जो 1764 में आया था, ये एक ऑटोबायोग्राफी थी।
गोएथे का पोएट्री एंड ट्रुथ 1810 में आया था। ये एक ऑटोबायोग्राफी थी। मैंने यहाँ पे इतनी लोगों की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। मैंने क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है कि आपका क्वेश्चन अब डेप्थ से बन रहा है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, नहीं, आपसे दे देगा 4 वर्ड और पूछेगा कि बताओ कौन इसमें से ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देख लेते हैं गर्टिट्यूड स्टन का द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एरिस्टोक्लास। उसके बाद है इनका एक और वर्क द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कॉन जो आया था 1964 में। जॉन बुनियन का द ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर 1666 में, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी थी। वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड जो है ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। जेम्स जॉयस की द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1915 एक ऑटोबायोग्राफी है। राल्फ एलिसन की इनविजिबल मैन जो आया था 1965 में, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिन हॉकिंग की, ठीक है, ये राइटर याद रखिएगा, मैक्सिन हॉकिंग, जिनका वर्क है द वुमेन वॉरियर 1975 में, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेजियोग्राफी। सो कौन बताएगा कि हेजियोग्राफी किसे कहते हैं? आप सबके एग्जाम में ये टर्म आ चुका है, हेजियोग्राफी वाला। ठीक है, तो हेजियोग्राफी मतलब होता है जब क्रिश्चियन सेंट की कहानी दिखाई जाए, उनके जिंदगी की कहानी जाए क्रिश्चियन सेंट की, तो उसको हम कहते हैं हेजियो। सो द नेक्स्ट टर्म इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स जो होता है एक अनराइम्ड लाइन होती है जो एम्बिक पेंटामीटर में होती है, इसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया ब्लैंक वर्स को? तो अर्ल ऑफ सुरे जो थे, इन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया? तो अर्ल ऑफ सुरे ने ट्रांसलेट किया था वर्जिल की एनियड को। ठीक, और किस बुक को ट्रांसलेट किया? बुक 2 और बुक 4 को ट्रांसलेट किया, उसी में इन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक, सीधी सी बात कि ब्लैंक वर्स क्या होती है? अनराइम लाइन होती है एम्बिक पेंटामीटर में। किसने दिया? तो अर्ल ऑफ सुरे ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। कहाँ कराया? तो इन्होंने ट्रांसलेट किया था वर्जिल की एनियड बुक 2 को और बुक 4 को, और उसी में इन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक, समझ आया? तो देख लेते हैं कि आखिर किन लोगों ने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया है। तो मिल्टन एक फेमस राइटर है जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया है। वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड में किया है और टिंटर्न एवे में किया है। टेनिसन ने अपने आइडल्स ऑफ किंग में किया है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने द रिंग एंड द बुक में ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया है। टी.एस. एलियट, इनका फेमस वर्क है वेस्टलैंड, इसमें भी इन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया है। कॉलरिज ने फ्रॉस्ट एट मिडनाइट में ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया है। उसके बाद एक और राइटर आ जाते हैं जिनका नाम है वेलिस स्टीवेंस, इन्होंने संडे मॉर्निंग में क्या किया है? ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया है। ठीक, ये सारी चीजें ब्लैंक वर्स के बारे में थी। ये पूछ सकता है, ये जरूर आता है ब्लैंक वर्स वाला। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट टर्म इज बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट क्या होता है? जब आप लैंग्वेज जो होता है ना बहुत ही ज्यादा एलेबोरेट स्टाइल में यूज करते हो या पॉम्पस लैंग्वेज यूज करते हो, जितने शब्द की जरूरत है उससे बहुत ज्यादा आप यूज कर देते हो उसको, तो उसको हम कहते हैं बॉम्बास्ट। ठीक है, उसी लैंग्वेज को इनएप्रोप्रिएट हो जाता है, इतनी ज्यादा आप उसमें वर्ड का इस्तेमाल कर देते हो। ठीक, तो उसे हम बॉम्बास्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जिन चीजों को आप अपने हाथ से लिखते हो उसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, पार्चमेंट क्या होता है? पार्चमेंट जो बना था वो शीप और गोट के स्किन से बना हुआ था, इस पे भी लिखने का काम किया जाता था। ठीक है, इसको हम पार्चमेंट कहते हैं, वेलम भी बोलते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है आपका स्क्रिप्टोरिया। स्क्रिप्टोरिया क्या होता था? देखिए, पहले जमाने में क्या था कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, सारी चीजें क्या होती थी कि हाथ से लिखी जाती थी, है ना। तो उस समय पे क्या होता था कि एक रूम बनवाया जाता था पहले जमाने में, और उस रूम में जो भी राइटर थे या मॉन्क थे उनको बुलाया जाता था, वो बैठते थे और लिखने का काम करते थे। उसी रूम को हम बोलते हैं स्क्रिप्टोरिया। आज तो सारी चीजें बदल गई हैं, मॉडर्न जमाना आ गया है, प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आई होप आपको स्क्रिप्टोरिया समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म। कॉलोफोन क्या होता है? कॉलोफोन क्या होता है? पुरानी बुक में क्या होता था, कोई भी नोट जब आखिर में लिखा होता था, जैसे कि टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, प्रिंटर हो गया, या कब वो बुक लिखी गई है, ये सारी चीजें जब बुक के एंड में लिखा जाता था तो उसको हम कॉलोफोन कहते हैं। एंड में कब मिलता था? ओल्डर बुक में मिलता था। लेकिन ये सारी चीजें जो टाइटल हो गया, ऑथर, प्रिंट या डेट, ये सारी चीजें जब बुक के फ्रंट में लिखा जाने लगा तो ये चीजें कहाँ गई? ये चीजें आपको मॉडर्न बुक में देखने को मिलती है, इसी को हम कॉलोफोन कहते हैं।
ठीक, बुक के एंड में अगर चीजें मिलेंगी तो वो आपकी कॉलोफोन कहलाएंगी। अगर बुक के सामने भी मिलेंगी, फ्रंट में भी मिलेंगी, तो भी वो कॉलोफोन कहलाएंगी। लेकिन एक चीज याद रखना है, ओल्डर बुक में चीजें कहाँ होती थी? पीछे होती थी, और वही आपकी मॉडर्न बुक में कहाँ होती थी? तो फ्रंट पे होती थी। लेकिन बोलते दोनों को कॉलोफोन ही है। ओके।